जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। सर, प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का भी जिक्र किया। हमेशा की तरह उन्होंने फिर से सदन को गुमराह किया। प्रधानमंत्री के आरोप तथ्य से परे हैं और लोगों को भ्रमित करने वाली है। सर, सच्चाई ये है 16 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि कांग्रेस को वंदे मातरम के प्रति क्या रुख अपनाना है। ये किसने लिखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके बारे में भी डाउट है आपको? इसके अगले दिन 17 अक्टूबर को नेताजी ने नेहरू जी को पत्र लिखा और सुझाव दिया कि नेहरू जी को इस विषय पर गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस के वाक्य है। 25 अक्टूबर 1937 को नेहरू जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिले और 26 अक्टूबर 1937 को पत्र लिखा, जिसमें मैं कोट करता हूं कि एग्जिबिट 1 मैं इस सदन के पटन पर रखता हूं, वो ताकि अच्छा ढंग से वो पढ़ ले। मैं कौन है नहीं यहाँ पर, कोई रहता नहीं पटन। अरे कौन नहीं आया, ये पटन में रखता हूं और मैं कोट करता हूं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा। इन ऑफरिंग माई ओन ओपिनियन अबाउट इट, I am reminded that the privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine. To me, the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to beautiful and beneficent aspects of our motherland.
made a special appeal, so much so that I found no difficulty in disassociating it with the rest of the poem. पढ़ो और एक बार. I found no difficulty in disassociating it with the rest of the poem. The first two stanzas are such that it is impossible for anyone to take objection to. Remember, we are thinking in terms of national song. Remember, Please, आप बैठिए. we are thinking in terms of national song for all India. This is Rabindranath Tagore's words. Are you against it? You want to condemn this? This is Rabindranath Tagore's stanza. He accepted it and that is continued. सभापति जी, सच्चाई ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 28 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव की इन्हीं शब्दों को सर्वसम्मति से पारित किया. कहां पर? तो ये जो इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने वालों में प्रमुख नेताओं के नाम है, पढ़ता हूं. महात्मा गांधी जी, आपको ऑब्जेक्शन है? मौलाना आजाद जी, पंडित नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी, जेपी कृपलानी जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, ये सभी नेता लोग एक सहमति से उन्होंने कहा ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के और ये प्रस्ताव में क्या है? The committee wishes to point out that the modern evolution of the use of the song as part of national life is of infinitely a greater importance. Therefore, the committee recommends that wherever Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first two stanzas should be sung. With perfect freedom to organize to sing any other song of unobjectionable character can be sung. ये वर्किंग कमेटी में मंजूर हुई. क्या नेहरू जी अकेले के? क्या गांधी जी नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे? कृपलानी नहीं थे? मदन मोहन मालवीय नहीं थे? आजाद जी नहीं थे? इनका अपमान कर रहे हो आप. इन सब का अपमान कर रहे हो. और ये सभी बड़े नेताओं का सम्मिलित निर्णय था. फिर नेहरू जी को अकेले क्यों टारगेट करके? प्रधानमंत्री वही बार बार बोलते हैं, यहाँ होम मिनिस्टर बोलते हैं,